सो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम कवर करने वाले हैं आईएससी क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए लॉज ऑफ रिटर्न्स का चैप्टर। काफी बेहतरीन चैप्टर है। 2024-25 के बैच के लिए ये वीडियो होने वाला है। बेहतरीन से कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये पूरी पीपीटी हैंड रिटन नोट्स में चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो। उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है ना। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड बिफोर आई बिगिन, अगर आपको लगता है कि हमारे साथ आपको प्रिपरेशन करना चाहिए अलॉन्ग विद द बोर्ड्स एग्जामिनेशंस, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है फॉर सीयूईटी आईपीमैट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, तो फतेह इज अ कोर्स फॉर यू। आप इसमें एनरोल कर सकते हो। प्राइस पॉइंट आपके सामने लिखा है। 6 किताबें इसमें घर पे आपके डिलीवर की जाएंगी। इनकेस अगर आपको लगता है नहीं भाई मेरे को सिर्फ आईएससी बोर्ड्स की तैयारी करनी है आपके साथ, डेडिकेटेडली आईएससी बच्चों के लिए ही है ये कोर्स, ठीक है ना बेटा, तो आप स्पार्टन्स में एनरोल कर सकते हो 2024-25 के बैच के अंदर। इसके अंदर मैं तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराऊंगा। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको साथ में 3 बुक सेट्स घर पे डिलीवर भी करूंगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो चलो बाबूजी अब जानते हैं कि ये प्रोडक्शन क्या होता है। किसी भी सामान को बनाना प्रोडक्शन है। वैसे हमको अम्मी जान ये कहती थी तो हमको ये बात पता है, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट में यूटिलिटी क्रिएट करना भी प्रोडक्शन है। आओ जरा समझते हैं एग्जाम में क्या लिख कर आना है। एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज देयर बाय एडिंग यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट। ये यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट वाली लाइन बाबूजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन नहीं लिखेंगे नंबर गायब कर देंगे मैम। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना और किसी भी तरह के सामान के अंदर कोई यूटिलिटी पैदा करना, उसकी जरूरत पैदा करना, इसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये तो प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं? वैसे तो बहुत आसान भाषा में बताऊं तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको अपन लोग प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्या लिख कर आने वाले हो? प्रोडक्शन फंक्शन शोज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्या बात? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड per unit of time with given amount of inputs when the best production technique available is used। हम जो अवेलेबल टेक्निक अवेलेबल है, बेस्ट टेक्निक जो अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करके हम कितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको बोलते हैं बेटा हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन। उसको लिखेंगे कैसे आप? QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L, K। Q है क्वांटिटी आउटपुट, F है फंक्शन, L है लेबर और K है कैपिटल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम बात समझ में आ रही है। लेबर और कैपिटल ये इनपुट्स हो गए, ये आउटपुट हो गया। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट को ही हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अब प्रोडक्शन फंक्शन में आगे बढ़ो तो उसके पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट रन क्या होता है और दूसरी चीज ये लॉन्ग रन क्या होता है। तो चलो बाबू देखते हैं शॉर्ट रन क्या है। It refers to a situation, it refers to the period of time during which the amount of one or more input called fixed factors cannot be changed। भाई क्या बोला? शॉर्ट रन में कुछ फिक्स्ड फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? शॉर्ट रन का मतलब ये नहीं कि 1 साल 2 साल का पीरियड होगा। शॉर्ट रन का समय क्या है? फिक्स फैक्टर को जब चेंज ना किया जा सके उसको हम लोग शॉर्ट रन बोलते हैं। इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच द अमाउंट ऑफ वन और मोर इनपुट्स कॉल्ड फिक्स फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज। एक फिक्स फैक्टर होता है, कई हो सकते हैं, उनको अगर हम चेंज नहीं कर सकते हैं उस टाइम पीरियड को बोलते हैं शॉर्ट रन। लेकिन जब कोई फिक्स फैक्टर रहेगा ही नहीं उसको बोलेंगे बाबूजी लॉन्ग रन। बात समझ में आ रही है? लॉन्ग रन का मतलब क्या है? सारे फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है और यहां पर कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है। टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरीड एंड देयर इज नो फिक्स फैक्टर। कोई फिक्स फैक्टर नहीं है, सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा लॉन्ग रन। बात समझ में आ रही है? तो अब जानते हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। आओ जरा देखा जाए। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन किसे बोलते हैं? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन वन इनपुट इज वेरिएबल एंड ऑल अदर इनपुट्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। आसान भाषा में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में वन वेरिएबल फैक्टर होता है।
वन वेरिएबल फैक्टर होता है, रेस्ट ऑल फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। बाकी के सारे फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं और एक फैक्टर ही सिर्फ वेरिएबल होता है। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन की बात समझ में आई। अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? एक्सक्यूज मी, इट स्टडीज द चेंजेस इन आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी आर चेंज साइमल्टेनियसली। मतलब यहां पर क्या होता है? ऑल वेरिएबल फैक्टर, ऑल वेरिएबल फैक्टर और नो फिक्स्ड फैक्टर। क्या बात समझ में आ रही है? सर आप ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, ये फिक्स क्या होता है, ये वेरिएबल क्या होता है, मेरे को सर समझ ही नहीं आ रहा है। चलो 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 भैया, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की मैं कोशिश करता हूं। मान लो बाबू तुम्हारी जूस की दुकान है, वाह भाई वाह, बढ़िया जूस की दुकान है। तुम जूस बेचते हो, लेट्स से तुम जूस बेच रहे हो स्विट्जरलैंड के अंदर, तुम बढ़िया बढ़िया जूस, ऑरेंज जूस कॉर्नर तुम्हारा नाम है, ऑरेंज जूस की तुम्हारी दुकान है। ये है जूसर, ये है जूसर। यहां से ऑरेंजेस डालते हैं और यहां से जूस निकलता है। वही वाली बात है, यहां से आलू डाला उधर से सोना निकला। खैर, लेकिन मैं ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं। तो भाई यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो जूसर है वो क्या है? वो है फिक्स्ड फैक्टर। ऐसा थोड़े ना है कि अगर मुझे 10 ग्लास जूस निकालना होगा तो मैं 10 जूसर खरीदने लग जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और जो ये ऑरेंजेस हैं, और जो ये ऑरेंजेस हैं, ये है वेरिएबल फैक्टर। जो ऑरेंजेस हैं ये है वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में एक वेरिएबल फैक्टर होता है, बाकी सारे फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लॉन्ग रन में क्या होता है? सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं। वहां पर जूसर भी इंक्रीज हो सकता है, ऑरेंजेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ये पेपर में बना के मत आना, वरना फर्जी टीचर बोलेगा पता नहीं कौन सा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम है, बस बनाना नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है। रिटर्न टू अ फैक्टर को समझने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि सर टीपी क्या है, एपी क्या है और एमपी क्या है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, आओ जरा देखें। ठीक है ना? इट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम by combining a particular quantity of a variable factor with a given quantity of fixed factor। आसान भाषा में क्या कहना चाहते हो सर? ये तो अंग्रेजी वाली बात हो गई। भाई हमने जितने भी इनपुट्स को इस्तेमाल किया उससे मैंने कितना टोटल प्रोडक्शन किया है उसको टीपी बोलेंगे, उसको टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। अगला कंसेप्ट निकल कर आता है कि सर ये एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। मतलब अगर एवरेज प्रोडक्ट निकालना होगा तो हमको टोटल प्रोडक्ट को यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल। सर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं? डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा एन। चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। बात समझ में आ रहा है? या इसको निकाल सकते हैं टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, जैसे हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था वैसे ही ये भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो भाई अब एक क्वेश्चन लिया जाए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम दोनों भाई लोग साथ में बैठते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि आपके यहां कैलकुलेटर अलाउड है तो यूज कर लो, ऐसी क्या बात है। चलो भाई हमको यूनिट्स दे रखे हैं, टीपी दे रखा है, एपी और एमपी निकालना है। तो चलो भाई एपी और एमपी निकालने का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। 0 यूनिट्स पे टीपी डैश है तो एपी भी डैश होगा। 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 220 डिवाइड बाय 2 110, देन 360 डिवाइड बाय 3 120, 520 डिवाइड बाय 4 4 1 टाइम्स 4 1 2 4 3 12 130, 650 डिवाइड बाय 5 1 1 1 5 3 130 अगेन, देन 750 डिवाइडेड बाय 6। चलो भैया जल्दी जल्दी से मैं भी अब कैलकुलेटर से कर ही लेता हूं। तो ये आ रहा है 125 125,
ठीक है ना। आप देख रहे हो ना कैसे निकाल रहे हैं हम एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकाल रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट को यूनिट से डिवाइड करके। 840 डिवाइड बाय 7, ये आ गया 120। देन 880 डिवाइड बाय 8, ये आ जाएगा बेटा 110। अगला बेटा 880 डिवाइडेड बाय 9, ये आ जाएगा 97.7। ठीक है ना। देन 830 डिवाइड बाय 10 इज 83। देन 770 डिवाइडेड बाय 11 इज 70। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया हम लोगों ने एपी कैसे कैलकुलेट किया है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है मार्जिनल प्रोडक्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो 0 यूनिट्स पर तो डैश हो जाने वाला है, वो तो हमको पता ही है। 100 में से डैश माइनस करेंगे तो ये आ गया 100। फिर 220 माइनस 100 कितना आ गया, 120। 360 माइनस 220, चलो भैया करा जाए। 360 माइनस 220, ये हो गया 140। देन 520 माइनस 360, चलो भाई सब लोग करो, सबको करना आ रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बेटा। ये कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना। देन 650 माइनस 520, 650 माइनस 520, ये हो गया 130। 750 माइनस 650, ये हो गया 100। 840 माइनस 750, ये हुआ 90। देन 880 माइनस 840, ये हुआ 40। 880 माइनस 880, ये हो गया 0। 830 माइनस 880 हो गया -50। 770 माइनस 830, 770 माइनस 830, ये हो गया -60। सब बच्चों को समझ में आया, क्लियर है। कैसे निकालेंगे टीपी, कैसे निकालेंगे एपी, कैसे निकालेंगे एमपी, सब बच्चों को समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है। हाँ जी, चलो भैया अब हम बढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर। हाँ सर, रिलेशनशिप के बारे में बताओ, बहुत मजा आती है। अबे ये वो रिलेशनशिप नहीं है बदतमीज, ये एपीएमपी का रिलेशनशिप सीखने जा रहे हैं। अच्छा सर, फिर तो बोरिंग ही होगा। हाँ बेटा बोरिंग ही है। चलो आओ भाई, देखो एपी और एमपी का रिलेशनशिप बताना है। बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आप रिलेशनशिप लिखेंगे आप डायग्राम जरूर बनाएंगे, चाहे पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है ना बेटा, चलो बनाते हैं। यहां पर है यूनिट्स, यहां पर है एपी और एमपी। एक बात बताना चाहता हूं, आप फ्री हैंड डायग्राम बना सकते हो, कोई भी लोड इस चीज के ऊपर नहीं है। ठीक है ना, कोई तुमसे नहीं बोलने जा रहा कि आपने प्लॉट क्यों नहीं किया, आप फ्री हैंड बना सकते हो। लेकिन मैं तुमको फ्री हैंड ही बताऊंगा कैसे बनाना है भाई, ऐसा तो नहीं कि लुटवाई दो बेटा बिल्कुल आंसर। सबसे पहले एमपी बना रहा हूं मैं। एमपी बनाते समय कोई लोड नहीं है, ये हो गया एमपी का डायग्राम। लेकिन जब तुम एपी बनाओगे, एपी विल कट एमपी एट इट्स मैक्सिमम एंड देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग। एपी हाईएस्ट पहुंचा, उसके बाद फॉल करने लगेगा। दिस इज एपी ऑल अबाउट। बात तुम्हें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एपी एमपी बिल्कुल क्लियर हो गया कैसे बनाया है हम लोगों ने। आओ चलो इसका रिलेशनशिप लिखते हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, जब तक एमपी ज्यादा है एपी से, एपी इज राइजिंग। एपी तब तक बढ़ रहा है जब तक एमपी ज्यादा है एपी से, एपी इज इंक्रीजिंग। दूसरा पॉइंट, व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एपी इज कांस्टेंट। व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एपी यहां पर कांस्टेंट हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन एमपी एंड एपी इज इक्वल, सॉरी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, व्हेन एपी टचेस या कट एमपी, एपी इज एट इट्स मैक्सिमम। इस तरह से भी इस बात को लिखा जा सकता है, लेकिन आसान वर्जन क्या है, व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एपी इज कांस्टेंट। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, व्हेन एमपी इज लेस देन एपी,
जब एमपी कम हो गया एपी से, एपी इज फॉलिंग, एपी इज फॉलिंग, एपी इज फॉलिंग। ये 3 पॉइंट आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट हैं। आप इसको एज ए लिख कर आओगे, बिल्कुल नंबर मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। क्या बात समझ में आ रही है सभी लोग को? एग्जैक्टली ये डायग्राम बनाओ, ये आंसर लिख कर आओ, मैम भी खुश, तुम भी खुश भाई, बस मजे ही मजे। चलो भाई अगले रिलेशनशिप की तरफ आते हैं। टीपी और एमपी का रिलेशनशिप हम लिखकर आने वाले हैं। चलो भाई जल्दी से बनाते हैं बेटा जी डायग्राम। छोटे छोटे से डायग्राम बना रहा हूं ताकि तुमको यह बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और जितने रिलेशनशिप मैं आपको करा रहा हूं, सिर्फ इतने ही रिलेशनशिप आपके सिलेबस में हैं। यहां पर हम बना रहे हैं यूनिट्स, यहां पर बनाएंगे टीपी, यहां बनाएंगे अगेन यूनिट्स, और यहां बनाएंगे एमपी। ये बन गया टीपी। बस ये याद रखना, जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां पर एमपी 0 होता है। जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां पर एमपी 0 होता है। तुम मेरे साथ साथ वीडियो पॉज करके डायग्राम बना सकते हो, ठीक है ना? चलो भाई अब मैं इसका पहला रिलेशनशिप क्या लिखूं? चलो, एज लॉन्ग एज एमपी इज पॉजिटिव, टीपी इज इंक्रीजिंग। क्या लिखवाया मैंने भाई? देखो, इस 0 पॉइंट से पहले एमपी पॉजिटिव था, जब तक एमपी पॉजिटिव था टीपी बढ़ रहा था। पहला पॉइंट तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। व्हेन एमपी बिकम्स 0, व्हेन एमपी बिकम्स 0, टीपी इज मैक्सिमम, टीपी इज मैक्सिमम। जहां पर एमपी 0 हुआ वहां पर टीपी मैक्सिमम है। तीसरा पॉइंट बहुत आसान तरीके से लिख रहे हैं बेटा। व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव, व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, टीपी कम होने लगा। जैसे ही एमपी नेगेटिव हुआ टीपी गिरने लगा। सिंपल सिंपल बात है, ठीक है ना? सबको क्लियर हो गया टीपी एपी एमपी का रिलेशनशिप। अब आने वाली है गजब की चीज। आओ देखो गजब की चीज क्या है। अब आता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या है, आओ जरा देखा जाए। रिटर्न्स टू अ फैक्टर को लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर भी बोला जाता है। शॉर्ट रन में यही चीजें चलती हैं। तो आओ जरा देखते हैं कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर पहले क्या है, फिर इनकी 3 स्टेजेस क्या होती हैं, फिर आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर। ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको मैं बिल्कुल एकदम जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं। नहीं भाई, मैं बहुत डिटेल में आपको आराम आराम इत्मीनान से क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है ना भाई? चलो आओ देखते हैं। रिटर्न्स टू अ फैक्टर मींस चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ गुड when quantity of one factor is increased while that other factor remains constant। क्या बताया मैंने? returns to a factor means change in physical quantity of a good when quantity of one factor is increased while that of other factor remains constant। मतलब एक फैक्टर को कांस्टेंट माना, एक फैक्टर को हम चेंज करते चले गए और उससे मेरा टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, इसको बोलेंगे रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब इसको 3 स्टेजेस में क्लासिफाई किया गया। पहली स्टेज आपके सामने है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर क्या होता है, तुम्हें अगर इंक्रीजिंग समझ में आ गया, अगली 2 स्टेजेस आराम से समझ में आ जाएंगी। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर क्या है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर adds more and more to the total product। जैसे एक फिक्स फैक्टर एक वेरिएबल फैक्टर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तेजी से आउटपुट बढ़ रहा है, तेजी से आउटपुट बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब मैंने क्या बोला? अगला सिचुएशन कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसे क्या बोलेंगे? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एड्स द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट। भाई इसके पहले वाले में क्या होता? तेजी से आउटपुट बढ़ रहा था, लेकिन अब जितना हम इनपुट बढ़ा रहे हैं उतना ही आउटपुट बढ़ रहा है। इंक्रीज इन इनपुट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन आउटपुट होने वाला है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर।
तीसरा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इनपुट ज्यादा बढ़ रहा है आउटपुट कम से बढ़ रहा है, उसको बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एड्स लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ आउटपुट. हम इनपुट बढ़ा रहे हैं लेकिन आउटपुट मेरा उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, इनपुट ज्यादा बढ़ा रहे हैं आउटपुट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. बात समझ में आई? एक बेसिक आइडिया आपको यहां तक लग गया होगा. चलो भाई, अब एकदम तड़कता भड़कता टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ाने जा रहे हैं. जब तक सूरज चांद रहेगा यहां से क्वेश्चन आपको आपके, चाहे वो इंटरनल एग्जामिनेशंस हो चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. साथ में मैं तुमको यह भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख कर कैसे आना है. इस क्वेश्चन का अगर मान लो वेटेज 5 नंबर है तो इसका 2.5 मार्क्स का वेटेज अकेले इसके डायग्राम का है. तो बिफोर आई टेल यू व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑल अबाउट, मेरे साथ तुम ये डायग्राम बनाओ, वीडियो को पॉज करो, कॉपी खोलो, पेंसिल स्केल निकालो और साथ साथ डायग्राम बनाओ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दिस विल सर्टेनली कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर श्योर. चलो भाई आओ मेरे साथ साथ बनाते हैं सभी लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है ना भाई जी? चलो आओ. एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस. चलो बनाओ, इस तरह से बनाना, ऊपर नीचे डायग्राम बनाएंगे. यहां लिख रहे हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ लेबर, ये वेरिएबल फैक्टर है, यूनिट्स ऑफ लेबर. यहां भी लिखते हैं यूनिट्स ऑफ लेबर. यहां लिखते हैं टोटल प्रोडक्ट, यहां लिखते हैं बेटा एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है ना भाई? एक एक करके सारी चीजें बनाएं. सबसे पहले बनाते हैं टोटल प्रोडक्ट. दिस इज टोटल प्रोडक्ट ऑल अबाउट. याद रखना ये ऐसे मार्क करो. चलो बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ. फिर यहां से स्लोप चेंज हो रहा है, अगला लाइन ये खींचो. चलो भाई बनाओ, सभी लोग बनाओ, आराम आराम से बिल्कुल बनाओ. इसकी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है तो मैं इसको सही कर देता हूं, और ही टेढ़ी होती जा रही है. हाँ भाई अब बहुत सीधी हो गई. चलो ऐसे बनाओ आराम आराम से, बिल्कुल एकदम आराम से. फिर यहां से जब स्लोप चेंज हो रहा है यहां से एक डॉटेड लाइन बनाओ. चलो बनाओ, आराम आराम से बनाएंगे, सारे बच्चे साथ साथ बनाएंगे. दिस पॉइंट इज नोन एज L1, दिस इज L2, दिस इज L3. L1, L2, L3. जल्दी से बनाओ बेटा जी. L1, L2, L3 बनाया. अब बनाएंगे हम लोग MP. याद रखना ये जो MP है इस डॉटेड लाइन पर हाईएस्ट है, फिर यहां से फॉल होती है. दिस इज MP. और जब हम AP बनाएंगे तो AP की खूबसूरती बात यह है कि ये इस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, देन इट फॉल्स. चलो जल्दी से बनाओ बेटा जी, आराम आराम से सब बच्चे बनाएंगे. दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट T. मार्क करो, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट T. सो ये A है तो ये भी पॉइंट A होगा. ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पॉइंट M. सो दिस इज ऑल्सो M. इस पॉइंट से एक टैंजेंट ड्रॉ करो. टैंजेंट पता है ना क्या होता है? एक पॉइंट से जो लाइन टच करके जाती है. ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. और पता है इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस पॉइंट से टोटल प्रोडक्ट का जो कर्व है उसका स्लोप चेंज हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. चलो भाई, यहां से यहां तक दिस इज स्टेज 1, ऐसे मार्क करो. दिस इज स्टेज नंबर 1, दिस इज स्टेज नंबर 2 एंड दिस इज स्टेज नंबर 3. चलो बेटा ऐसे मार्क करो, सभी के सभी मार्क किया. चलो
अब एक डॉटेड लाइन हमको और बनानी है, अगर नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, लेकिन बना दो, बिकॉज स्कूल में टीचर बोलती हैं नंबर काट देंगे, तो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों का नंबर कटे। बना लिया सबने? कुछ कुछ बातें तो समझ में आ रही कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता, अरे भाई क्या हो गया, हाँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है, आओ जरा समझा जाए। ठीक है, सबने बना लिया ये डायग्राम। ये डायग्राम अगर क्वेश्चन 5 नंबर का, तो डायग्राम कितने नंबर का हुआ? 3 नंबर का डायग्राम है। सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कहा जाता है कि जब बहुत सारे फिक्स फैक्टर्स के साथ एक वेरिएबल फैक्टर कंबाइन होता है, तो टोटल प्रोडक्ट तो पहले बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर टोटल प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी बात को अंग्रेजी में बोलेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ हो जाएगा। अब स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या है? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर अप्लाइड टू द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ फिक्स फैक्टर। जब बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर एक गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर के साथ अप्लाई किए जाएंगे, टीपी में इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। इनिशियली टीपी स्टार्टिंग में बहुत तेजी से बढ़ेगा, बट इवेंचुअली इट विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। लेकिन बाद में टीपी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। ये चीज डायग्राम से भी तो देख सकते हो, टीपी स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन उसके बाद टीपी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यही बात को हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। जब भी आप एग्जाम लिखेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, अगर आपसे पूछा एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे तुम? स्टेटमेंट ऑफ लॉ। ठीक है ना, पूरा लिख कर आओगे। एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स, टीपी में इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट इनिशियली, बट इवेंचुअली इट विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। फिर सेकंड हेडिंग डालोगे, हर एक लॉ किसी अजम्पशन के ऊपर बेस होता है। पहली हेडिंग डाली आपने लॉ, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, दूसरी हेडिंग डाली आपने अजम्पशन। क्या अजम्पशन है? जब भी हम प्रोडक्शन के प्रोसेस में होंगे तो हम ये सोचेंगे कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होने वाली। तो पहला अजम्पशन है द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी हमको पहले से पता है और वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। इट इज अज्यूम दैट सम इनपुट्स आर केप्ट फिक्स्ड व्हाइल अदर्स आर वेरिएड। कुछ इनपुट्स फिक्स हैं और कुछ इनपुट्स वेरिएबल हैं। और हमने ये अज्यूम किया जो भी हम वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हैं, जो भी हम रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी हम लेबर्स यूज कर रहे हैं, वो इक्वली एफिशिएंट है, वो होमोजीनियस है। मतलब इट इज अज्यूम दैट ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस एंड आर इक्वली एफिशिएंट। क्लियर है? तो पहली हेडिंग कौन सी डालोगे जब अगर इसका आंसर लिखने को आया? तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ लॉ। सेकंड हेडिंग कौन सी डालेंगे? अजम्पशन। थर्ड हेडिंग होगी डायग्राम। ये जो मैंने बनाया है ना, ये थर्ड हेडिंग है। दिस इज थर्ड हेडिंग और यहां पर लिखोगे आप डायग्राम। मैंने आपको सबसे पहले क्यों बनवाया? क्योंकि इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आएगा एक्सप्लेनेशन, 3 स्टेजेस, ठीक है ना। अब आएगा एक्सप्लेनेशन। तो 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को क्या लिखेंगे आप? 4th। ये क्या है? ये है एक्सप्लेनेशन। काय का एक्सप्लेनेशन? ये जो 3 स्टेजेस हैं उनको इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न क्यों कहते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों कहा जाता है। इसको स्टेज नंबर 1 भी बोलते हैं। आओ मेरे साथ साथ लिखो, इन दिस स्टेज। मैं तुम्हारे साथ साथ लिख रहा हूं ये, इन दिस स्टेज। तुम साथ साथ लिख भी सकते हो और ये डाउनलोड भी कर लेना। दीज हैंड रिटन नोट्स विल बी बाइबल फॉर यू ऑल। बहुत मजा आ जाएगा यार। इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस at an increasing rate, TP increases at an increasing rate and subsequently it increases at a diminishing rate। स्टेज नंबर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इस स्टेज में टीपी कैसा बिहेव करता है? इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट इनिशियली। पहले तेजी तेजी से बढ़ता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये तो टीपी के बारे में बताया। अब बताना पड़ेगा एपी एमपी भी क्या होता है। चलो पहले एमपी लिखते हैं। इन दिस स्टेज
MP increases and reaches its maximum. MP increases and reaches its maximum. MP बढ़ता है और अपने मैक्सिमम पॉइंट को टच करता है, and then starts decreasing, and then starts declining. फिर वो गिरने लगता है. ये तो हमने एमपी के बारे में बता दिया, बहुत बढ़िया बात है. अब हम किसके बारे में बताएंगे? एपी के बारे में. लिखो भैया, इन दिस स्टेज एपी इंक्रीजेस थ्रू आउट. पूरी स्टेज में एपी बढ़ता रहता है एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम, और बढ़ बढ़ के अपने मैक्सिमम पॉइंट को टच कर लेता है. बात समझ में आई? पहली स्टेज में क्या एक्सप्लेनेशन लिखकर आना है? पहली स्टेज में टीपी कैसा बिहेव कर रहा है, एमपी कैसा बिहेव कर रहा है, एपी कैसा बिहेव कर रहा है, आपको एज इट इज लिखकर आना पड़ेगा. अब सेकंड स्टेज पर आते हैं. सेकंड स्टेज क्या है? स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. डिमिनिशिंग रिटर्न्स में टीपी, एपी, एमपी का क्या सीन है? आओ जरा देखते हैं इसके अंदर क्या लिखेंगे. चलो भाई, इन दिस स्टेज, लिख लो मेरे साथ साथ, इन दिस स्टेज टीपी continues to increase at a diminishing rate. In this stage, TP continues to increase at a diminishing rate, and eventually reaches its maximum, और वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है. ठीक है ना? सेकेंड स्टेज में क्या होता है? टीपी बढ़ता रहता है और धीरे धीरे वो अपने मैक्सिमम पॉइंट को टच कर लेता है. एमपी कैसा बिहेव करता है? आओ जरा वो लिखते हैं. इन दिस स्टेज MP continues to fall and reaches 0. इस स्टेज में क्या होता है? MP कम होता चला जाता है, MP डिक्लाइन होता चला जाता है, और वो कहां पहुंचता है? 0 पे पहुंच जाता है. अब AP क्या होता है इस स्टेज के अंदर? AP also starts falling. लिख सकते हैं हम लोग, इन दिस स्टेज AP starts falling. जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया था, उसके पास वो गिरने लगता है. क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये सेकंड स्टेज हो गई बेटा जी. थर्ड स्टेज पर, और स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स क्यों कहा जाता है? आओ जरा देखते हैं. सबसे पहले टीपी क्या बिहेव करता है वो लिखो. इन दिस स्टेज टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग. इन दिस स्टेज टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग. और क्या होता है? इन दिस स्टेज एमपी बिकम्स नेगेटिव. एमपी क्या बन जाता है? एमपी नेगेटिव बन जाता है. एंड लास्ट में, इन दिस स्टेज एपी कंटिन्यूज टू फॉल. एपी लगातार फॉल करता रहता है. ठीक है ना? यही 3 स्टेजेस तो इस डायग्राम के थ्रू बताया है मैंने आपको. पहली स्टेज में क्या होता है? टीपी बढ़ता है तेजी से, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है. पहली स्टेज में क्या होता है? एमपी बढ़ता है, अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है, फिर गिरने लगता है. एपी क्या करता है? एपी बढ़ता है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है. सेकंड स्टेज में क्या होता है बेटा? सेकंड स्टेज में टीपी धीरे धीरे बढ़ता है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है. एमपी फॉल होता रहता है और 0 पर पहुंच जाता है, और एपी फॉल होना शुरू हो जाता है. थर्ड स्टेज में क्या होता है? टीपी फॉल होने लगता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है, और एपी फॉल करता रहता है. क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये पूरी चीज आपको लिखकर आनी पड़ेगी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि आपसे कॉजेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं.
कि कॉजेज क्या हैं। और मेरी बात मानो, अगर क्वेश्चन में ना भी बोला हो तो आप तीनों स्टेजेस के कॉजेज लिखकर आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कॉजेज आपको समझा रहा हूं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे मर्जी आए, आप इसको खाली मेंशन भी कर देंगे तो भी काम चल जाएगा, अनटिल एंड अनलेस आपसे ये एक्सप्लेन करने को नहीं बोला गया। ठीक है ना। तो आओ जरा देखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स का कॉज क्या होता है। सबसे पहला है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। मैं तुमको एक बात बताता हूं, दो कॉजेज होते हैं। पहला होता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, दूसरा होता है हमारा इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं तुम्हें लॉजिक समझा रहा हूं। पेपर में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए, लेकिन अगर चाहो तो आप एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। मान लेते हैं एक फैक्ट्री के अंदर 3 मशीनरीज हैं, एक फैक्ट्री के अंदर 3 मशीनरीज हैं। ये हो गया मशीन नंबर 1, ये हो गया मशीन नंबर 2, ये हो गया मशीन नंबर 3 बेटा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब मशीन तो फिक्स फैक्टर हो गए, हर मशीन पर मैंने एक लेबर असाइन कर दिया, एक लेबर असाइन कर दिया, तो हम ये देख सकते हैं ना कि हमने अपने फिक्स फैक्टर को फुल्ली यूटिलाइज किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाएगी, बिकॉज हर एक लेबर को पता है उसको दिया हुआ काम कंप्लीट करना है, तो वो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कंप्लीट करेगा। जब सारे फिक्स फैक्टर अच्छी तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे और लेबर्स या वेरिएबल फैक्टर पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो टोटल प्रोडक्शन हमेशा बढ़ेगा। इसीलिए ये कॉज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स का। आगे बढ़ो और अब देखो क्या होगा। कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होते हैं। कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बेटा 2 रीजंस होते हैं इसमें भी। डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन, जो अच्छी चीज चल रही थी उसको डिस्टर्ब कर दिया गया, और दूसरी बात होती है यहां पर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहना क्या चाहते हैं, आओ जरा इसी मशीन वाले एग्जांपल से समझते हैं। भाई पहले मेरे पास ये मशीन 1 थी, मशीन 2 थी, मशीन 2 था और मशीन नंबर 3 था। मैंने पहले तो एक एक लेबर हर एक मशीनरी पर असाइन किया हुआ था। ठीक है ना बेटा जी। फिर मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए, मैंने एक एक लेबर और इंक्रीज कर दिया। जब मैंने लेबर और इंक्रीज किया, मतलब वेरिएबल फैक्टर्स और इंक्रीज किए, तो इससे हुआ क्या, ऑप्टिमम प्रोपोर्शन बिगड़ गया। टीपी बढ़ तो रहा था लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। दूसरी बात, एक लेबर दूसरे लेबर के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है क्या। अगर एक आदमी अच्छा काम करता है तो दूसरा आदमी उतना ही अच्छा काम कर सकता है क्या, नहीं। तो ये जो लेबर्स हैं, ये जो वेरिएबल फैक्टर है, ये एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ तो रहा था लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो इसके दोनों पॉइंट तुम्हें समझ में आ गए, डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन एंड इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड स्टेज पर आते हैं। थर्ड स्टेज मतलब नेगेटिव रिटर्न्स, जब प्रोडक्शन फॉल होने लगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ओवर क्राउडिंग और मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या है, वही एग्जांपल से फिर से बताता हूं। मान लेते हैं बेटा ये मशीनरी नंबर 1, ये मशीनरी नंबर 2 और ये मशीनरी नंबर 3 है। पहले यहां पर एक लेबर था, फिर हमने एक लेबर और बढ़ाया था, एक लेबर था, फिर एक लेबर और बढ़ाया था। ये कंडीशन चल रही थी अभी तक, लेकिन अब क्या हो गया, मैंने एक लेबर को और बढ़ा दिया, मैंने एक लेबर को और बढ़ा दिया, मैंने एक लेबर और बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, इससे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, इससे जरूरत से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर एक फिक्स फैक्टर के साथ अप्लाई हो जाएंगे। तो पहली चीज तो ये ओवर क्राउडिंग हो गई, दूसरा हो गया मैनेजमेंट प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे। एक लेबर बोलेगा तुम काम करो, दूसरा लेबर बोलेगा तुम काम करो, कोई काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन विल स्टार्ट फॉलिंग। ये हो गया है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सारी स्टेजेस का। अब आओ, कई बार आपसे ये सेक्लूडेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार किस स्टेज में एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहेगा। तो उसका सिंपल सा आंसर है, प्रोड्यूसर उस स्टेज में प्रोड्यूस करना चाहता है जहां पर उसका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, बिकॉज उसी पॉइंट पर उसकी सबसे कम कॉस्ट लग रही होती है। तो 3 स्टेजेस में प्रोड्यूसर का मैक्सिमम जो टोटल प्रोडक्ट था वो सेकंड स्टेज में था, इसलिए प्रोड्यूसर को किस स्टेज में प्रोड्यूस करना चाहिए, सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्यों नहीं करना चाहिए, थर्ड स्टेज में इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, थर्ड स्टेज में प्रोडक्शन फॉल हो रहा है, प्रॉफिट कम होने लगेगा। फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज पूरी स्टेज में जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, तो अभी हमारे को और हम अपने आप को और एफिशिएंसी से और प्रोडक्शन बढ़ाकर और प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं।
इसलिए फर्स्ट स्टेज में नहीं भी सेटल होना चाहिए। तो आओ उधर लिख के देखते हैं। ऑफ द 3 stages of production, firm want to produce in stage 2. Under no circumstance a rational producer wants to operate in stage number 3 because MP is negative in this stage, production fall होता है। A rational producer would not like to operate in stage number 1 because throughout the stage AP is increasing, average product बढ़ रहा है। यहां पर अभी और पॉसिबिलिटी है कि हम और मुनाफा कमा सकते हैं, इसलिए स्टेज नंबर 1 पर भी हमको नहीं सेटल होना है। प्रोड्यूसर वुड लाइक टू स्टे ऑपरेट इन स्टेज नंबर 2। क्लियर है? ये बात भी समझ में आ गई। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब लास्ट टॉपिक पर आ रहे हैं हम लोग, जो कि है हमारे वहां लॉन्ग रन में हम रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर नहीं, ये गलत लिखा है बाबू। तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर नहीं होगा, ये रिटर्न्स टू स्केल होगा। ठीक है ना? वेरिएशन ऑफ आउटपुट इन लॉन्ग रन। अब देखो लॉन्ग रन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात तुमको पता होना चाहिए कि रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है। लेकिन मैं आपको अपनी साइड से एक होमवर्क दूंगा कि रिटर्न टू अ फैक्टर मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और तुम रिटर्न्स टू स्केल के बीच में कुछ डिफरेंसेस मुझे लिखकर बताओ, 3 से 4। कहीं ऐसा ना हो जाए कभी एमसीक्यूज के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। रिटर्न्स टू स्केल को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। होता क्या है? व्हेन ऑल इनपुट्स आर चेंज साइमल्टेनियसली and in the same proportion, the way total output changes due to change in the scale of production is known as returns to scale. जिस proportion में input change हो रहा है, उस proportion में output change हो रहा है, इसके अंदर होता है। सारे factors को हम change कर सकते हैं। fixed factors होते ही नहीं यहाँ पे, जितने भी variable, जितने भी factors हैं, हम उन सबको same proportion में change कर सकते हैं। इसको हम लोग returns to scale बोलते हैं। returns to scale को 3 stages में classify किया गया है। पहला क्या है? increasing returns to scale, मतलब आउटपुट ज्यादा बढ़े, इनपुट धीरे धीरे बढ़े। मतलब अगर इनपुट 10 यूनिट से बढ़ा है, आउटपुट 20 यूनिट से बढ़ जाए। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या हुआ? जितना इनपुट इंक्रीज किया उतना आउटपुट इंक्रीज हो गया। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या हुआ? इनपुट ज्यादा है, इंक्रीज हो रहा है, और आउटपुट कम से इंक्रीज हो रहा है। बस इतनी सी बात तुम्हें प्रिपेयर करनी है एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज डन फॉर यू। सो एक ही वीडियो काफी है जैसा मैंने बताया है, एंड दिस इज द चैप्टर विच इज डन टुडे। और आराम से ये वीडियो देखो, नोट्स डाउनलोड कर लो। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज चैप्टर नंबर 7 विच इज डन टुडे। अब इसके बाद हमारे पास 4 चैप्टर बचेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो भी हम बहुत जल्दी से खत्म करने वाले हैं। आपके एग्जाम्स चल रहे हैं क्या? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। बाय बाय, दिस इज शुभम जगदीश। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।